बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना के साथ मैं हूं सैयद राब हैदर गर्देजी और मैं माउंटेन मीडिया हाउस के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूं। आज का प्रोग्राम जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज हम तलबा के मसाइल पर बात करेंगे। जामिया कश्मीर में तलबा के मसाइल रोज़ बरोज़ कम होने के बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ तलबा रहनुमा मौजूद हैं, जो इनसे हम मसाइल के बारे में पूछेंगे। आखिर क्या मसाइल हैं जो तलबा को एहतिजाज की तरफ उभारते हैं। जी बिलाल साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आए रोज़ देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में तरह तरह के मसाइल दरपेश हैं। आखिर इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है? पहले तो इनका जिम्मेदार जो है वो यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है वो है, क्योंकि वो इन मसाइल की तरफ एक तो फोकस ही नहीं कर रही, तो दूसरी बात ये है कि इस चीज़ को वो निगलेक्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट की जो राइट्स हैं उनको बिल्कुल भी वो नहीं दे रहे हैं। तो रोज़ बरोज़ ये मसाइल जन्म लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर तब तक मसाइल ख़त्म नहीं होगी जब तक इंतज़ामिया इन चीज़ को डील नहीं करेगी। स्टूडेंट के जो बेसिक राइट्स हैं उनको नहीं मिलेंगे, उसके अलावा दूसरी तीसरी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जब तक स्टूडेंट्स को वो नहीं मिलेगी तब तक ये मसाइल इनका हल बहुत मुश्किल है। जी आप ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी के जो मसाइल हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है? क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है या तलबा तंजीमात? तो जब कोई मुस्बत इक़दाम होता है तो उसका क्रेडिट लेने वाले हज़ारों अफराद जमा हो जाते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं मसाइल की तरफ या उनके हल की तरफ तो उस वक्त कोई भी उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। हम इस वक्त रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, तो सबसे पहले हम जिस अदारे में पढ़ रहे हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो अगर हमारे वहाँ मसाइल का सामना है, हमारे हुकूक वहाँ हमें नहीं मिल रहे, तो सबसे पहली तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी नेग्लिजेंस है। उसकी नेग्लिजेंस होने की वजह से या उसका कंट्रोल ना होने की वजह से, गुड गवर्नेंस ना होने की वजह से जो ज़ेली अदारे हैं जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, जैसे हमारी जामिया है, तो जामिया के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं या जो हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, रईस जामिया हैं, DSA साहब हैं या दीगर जितने भी अफराद हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ या उनकी जो मसाइल को हल करने की जो कैपेसिटी है शायद वो इतनी नहीं है। क्योंकि ना तो गवर्नमेंट उस तरह से मावन है और जामिया के अंदर जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पे हल करना शायद किसी की जो है तो वो अवलीन ज़िम्मेदारी है ही नहीं, या वो उसको अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। हम यहाँ देखते हैं कि आए रोज़ मसाइल होते हैं, हमें स्टूडेंट होने के नाते हमने कभी नहीं देखा कि आया उन मसाइल के हल के लिए कोई एक मुस्बत कदम उठाया गया हो। तलबा सरापा एहतजाज होते हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सिर्फ तसल्ली दे के भेज दिया जाता है, लेकिन दिन ब दिन मसाइल में इजाफा ही होता जाता है। ये हम नहीं देख रहे हैं कि तलबा ने एहतजाज किया उनको उसका जो है तो कोई बेनिफिट मिला, कोई रिलीफ मिला, नहीं, बल्कि मसाइल बढ़ते ही जाते हैं। आखिर क्या वजूहात हैं कि तलबा अक्सर एहतजाज में ही मशगूल नज़र आते हैं? हम तलबा के मसाइल की बात कर रहे हैं तो हमें तो होना तो ये चाहिए था हम तलबा के हुकूक की बात करें, क्योंकि हुकूक और मसाइल दो अलग चीज़ें हैं। तो अभी तक हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनको ही हल नहीं किया गया। तलबा को अपने जो मसाइल हैं उनसे ही जो है तो नहीं निकाला गया। वो अपने हुकूक की क्या बात करें? तलबा हुकूक ये है कि उनको स्टूडेंट यूनियन का हक दिया जाए, लेकिन अभी तलबा को मसाइल के अंदर इतना गिरा दिया गया है कि वो उनके पास चारा ही कोई नहीं है, वो किसके सामने अपनी दुहाई दें। इस वजह से तलबा फिर एक ही अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, वो एहतजाज है। और जामिया कश्मीर में तलबा ने हमेशा जमहूरी अंदाज से सब ने मिलकर, जितनी भी तलबा तंजीमात हैं उन्होंने मिलजुल कर तलबा के मसाइल को उजागर भी किया और उसके हल के लिए अपना एहतजाज भी जो है तो रिकॉर्ड करवाया। और हम समझते हैं कि हमारे पास कोई और प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से, स्टूडेंट यूनियन का प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से और दीगर हमारी जो सुनवाई है वो ना होने की वजह से हम हर दफ़ा एहतजाज की तरफ ही जाते हैं। बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से तलबा हमें एहतजाजी मुजाहिरों में नज़र आते हैं? रोज़ बरोज़ कोई ना कोई उनकी जो चीज़ें वो जब उनको नहीं मिलेंगी जो उनकी ज़रूरत की हैं तो ज़ाहिर बात है वो एहतजाज में ही जाएंगे। दूसरा हल की बात आपने की ना, तो हल इस का यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ही कर सकती है, क्योंकि स्टूडेंट तो एक
बाउंड होता है कि वो एक अपने डोमेन के अंदर ही है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया अगर इन का हल निकालेगी तो ज़रूर स्टूडेंट भी, मेरा नहीं ख्याल कि वो एहतजाज की तरफ जाएंगे, बल्कि वो अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस करेंगे और बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे उनको बिल्कुल इग्नोर कर रही है और बिल्कुल ही पीछे लगाया हुआ है अपने, और रोज़ बरोज़ एहतजाज इसी वजह से हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई निज़ाम ही ठीक नहीं रखा गया हुआ कि वो स्टूडेंट को सुने, बस उनकी बात उन तक पहुंचती है तो वो सुन के आगे से इस तरह कर देते हैं, टाल मटोल और दूसरी तीसरी चीज़ें कर देते हैं, जिसके बाद फिर स्टूडेंट जब टाइम और डेडलाइन उनकी पूरी होती है फिर उसके बाद वो आगे एहतजाज की तरफ बढ़ जाते हैं। जी, आप ये बताइएगा कि तालीमी इदारों को तशद्दुद, ब्लैक मेलिंग से कैसे महफूज रखा जा सकता है? तो जन्म कैसे लेता है? अब सबसे पहली बात यह है कि जो इदारे के अंदर तालिब इल्म आता है उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसकी प्रायोरिटी अगर तालीम है तो यकीनन वो तशद्दुद या इस तरह के मामलात से दूर रहेगा। लेकिन आपको पता इंसानी माशरा है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो तशद्दुद की तरफ ले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो इंतज़ामिया है यूनिवर्सिटी की, या आज क्योंकि जदीद दौर है, आप हर चीज़ को डिजिटल मीडिया के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कैमराज लगे हुए हैं, आपके अंदर सिक्योरिटी एहलकार हैं, मुख्तलिफ जो और लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि जो अमन व अमान की सूरत हाल को जो है तो मेंटेन करें। तो आया उनकी निगलिजेंस की वजह से हम देखते हैं कि तशद्दुद की तरफ लोग जाते हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालिब इल्म नहीं लोग हैं वो अंदर जब दाखिल होंगे मुख्तलिफ और ज़राए से, आउटसाइडर्स जब आएंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी यकीनन उस माहौल को डिस्टर्ब करेंगे। आप ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी में मसाइल क्या हैं आखिर? जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है जी ट्रांसपोर्ट का इशू है। ट्रांसपोर्ट का इशू ऐसे है, आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में 3 कैंपसेस हैं, किंग अब्दुल्ला, सिटी कैंपस और चेला कैंपस। तो उसमें ये है कि हमारे पास इतनी बसेज ही मौजूद नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें, और उनके अंदर इतनी गुंजाइश बकाया होती नहीं है कि कोई स्टूडेंट बैठ के जा सके, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की, लड़कियाँ लड़के खड़े होकर जाते हैं, और ये क्लस्टर वाइज सिस्टम बना हुआ है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लेट भी हो जाते हैं। कोई खड़े होकर जाने पे मजबूर है, कोई बैठा हुआ है तो उसके साथ कोई 5-6 और बैठे हुए हैं। सीटिंग जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बसेस का हाल भी खस्ता हो गया हुआ है, क्योंकि रोज़ वो चल रही है ऐसे रूट्स के ऊपर जिधर रोड ख़राब है। उसके अलावा दूसरा मेन जो इशू आता है वो जो स्टूडेंट्स को है वो इंटरनेट का है। अब देखें छत्र क्लास जो कैंपस है वो इस टाइम हमारा मेन कैंपस बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी और दूसरी तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इंटरनेट जो कि वक्त की ज़रूरत है वहाँ पे उस तरह का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा स्टूडेंट को कि वो अपनी तालीम भी जारी कर सके और दूसरा अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो भी सरअंजाम दे सके। इंटरनेट अगर स्टूडेंट के पास नहीं होगा, एक तो वो एंगेज भी नहीं होगा किसी स्टडीज़ की तरफ, और दूसरा उसको जो माशरे में रोज़ प्रॉब्लम्स वगैरह है सोशल लाइफ और इस चीज़ से वो बहुत दूर हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास कैफेटेरिया का। देखें छत्र क्लास कैंपस में जो कैफेटेरिया की जगह है वो तो मेरे ख्याल से बनी हुई है, लेकिन पता नहीं किन वजूहत पे से वो चल नहीं रही है, ये तो जामिया की इंतज़ामिया बता सकती है। लेकिन बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, लेकिन उन्होंने उसको फ़ाल नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन चेला कैंपस में कैफेटेरिया का निज़ाम अप टू द मार्क तो नहीं है, लेकिन बाकियों से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे मेयारी चीज़ें भी मिल रही हैं, खाने पीने को भी अच्छा मिल रहा है। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी उनकी भी गलत है, क्योंकि कुर्सियाँ और दूसरी तीसरी टूल्स वगैरह वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं किए गए हुए हैं। और इसके बाद आ जाता है जी लाइट का इशू है। देखें गर्मी हो सर्दी हो, लाइट हर किसी को चाहिए होती है, हर स्टूडेंट को चाहिए होती है, बेसिक नेसेसिटी है। जब लाइट चली जाती है खासकर गर्मियों में, तो स्टूडेंट बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं रहता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई टीचर लेक्चर भी डिलीवर कर रहा होता है तो इंसान का माइंड ही उस तरफ नहीं जा सकता है। तो बिजली का जो मसला है वो स्टार्ट से ही रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई बहुत सारे 2-3 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये बिजली और जनरेटर वगैरह की उन्होंने सहूलत रखी हुई है, और ख़ुद मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई हायर अथॉरिटी उनके किसी भी दफ्तर के अंदर जनरेटर या इस तरह ना हो। लेकिन स्टूडेंट जो है वो गर्मियों में इतना ज़्यादा मतलब कि गर्मी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके अलावा स्टडी का भी बोझ होता है। लेकिन जब लाइट चली जाती है तो वो सारी चीज़ें एक तो उनको स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं, दूसरा उनकी जो मेंटल हेल्थ है उन उस पर अफेक्ट करती हैं।
جی بلال صاحب نے جو مسائل بتائے کیا آپ ان پہ متفق ہیں، اور جو آپ کی تنظیم ہے وہ کیا کردار ادا کری انہیں حل کرنے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. اس میں مزید میں ایڈیشن جو یہ کروں گا، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی ہے اور بجلی کا مسئلہ بھی ہے اور دیگر. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسئلہ صرف سطحی سا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ جو ہے تو اثرات جو ہے یونیورسٹی میں ڈائریکٹلی جو ہے تو پڑھ رہے ہیں. اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ یہاں سے سفر کر کے جاتے ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں رہتی کہ وہ گھر آ کے جو اپنے کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا اس سے علاوہ جو بھی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ ان کو کنٹینیو کر سکیں. دوسرا اس کے بعد جو کینٹین کی صرف جگہ یا کینٹین کا نہ ہونا بھی کوئی المیہ نہیں ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو موجود ہے اس کی کوالٹی بھی اور جو کوانٹٹی بھی. آپ مختلف جامعات میں چلے جائیں ان کے الگ سے پورا ایک سیٹ اپ ہے اور کیفیز ہیں اور سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، لیکن جامعہ کشمیر میں ہمیں ایسا کہیں بھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی ان کی ہمیں کوالٹی اس طرح سے نظر آئی. اس کے علاوہ جو ہمارا سٹی کیمپس ہے اس کی جو بلڈنگ ہے وہ ایسی ہے، اس کا جو ٹاپ روف ہے، اب گرمیوں میں وہاں پر پڑھنا تو دور کی بات ہے، ویسے کھڑا ہونا ہی مشکل ہے. تو نہ اے سی ہے کہیں کمروں میں، اور اے سی تو دور کی بات، پنکھے بھی کہیں پہ جو ہے تو وہ ورکنگ میں نہیں ہے. ہماری جو سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں، جو ہمارے گراؤنڈز کا حال ہے، جو ادھر جو ہے تو کھیلنے کا کم چانس ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک الگ سے جنگل اگایا ہوا ہے جس وجہ سے جو ہے نا ہمارے گراؤنڈ کا بھی برا حال ہے. اس کے علاوہ دیگر مسائل کی طرف آپ جائیں تو بے شمار مسائل ہیں طلباء کے ایسے، اور جو طلباء کو آفس میں جو کام پڑتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے جو کام پڑتے ہیں، اس میں طلباء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کے صرف چکر کٹوائے جاتے ہیں. سنگل ونڈو آپریشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن یہاں پر ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے اس طرح سے، اور آپ کو فائلیں لے کے اور فارم لے کے آج بھی چکر کاٹنے پڑتے ہیں، اور آپ کے جو کام شاید ایک دن میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو مہینوں میں آپ کا نہیں ہوتا. اور اس طرح سے جو یہ مسائل دیگر. آپ نے پوچھا کہ ہماری تنظیم اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے، تو الحمدللہ انجمن طلباء اسلام نے جامعہ کشمیر میں طلباء کے مسائل کے لیے اس وقت جہاں پہ بھی طلباء نے مل کر احتجاج کیا اس میں ہم نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. ہر اول دستہ بنے ہم اس کا، اور ابھی بھی طلباء کے حقوق کی بات کے لیے ہم جو ہے تو جدوجہد اپنی جاری رکھی ہے. ہم نے یہاں پر طلباء حقوق کی جہاں بات ہوئی، طلباء یونین الیکشن کی بات ہوئی، وہاں پر ہم نے جو اپنا کردار ادا کیا، اور تمام طلباء تنظیمات کے ساتھ مل کر ہم وقت طلباء کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشاں ہیں ہم، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے اور اپنی جد و جہد کو انشاءاللہ تیز کریں گے تاکہ ان مسائل کا جو ہے تو ادراک کیا جا سکے. پڑھنے والوں کی تو بات کر لی اور ان کے مسائل بھی دیکھ لیے، اب جو پڑھانے والے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں آپ اس بات. پرانا نظام چلا آ رہا ہے اسی کے اوپر پڑھا رہے ہیں. پرانا وہی بورڈ ہے، وہی مارکر ہے جو ہم بچپن سے لے کے آج تک وہی اسی نظام کے تحت پڑھ رہے ہیں. جامعہ کشمیر میں بھی وہی بورڈ ہے، وہی مارکر ہے، کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی نہیں آئی. جبکہ دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں یا پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں ان میں بہت کم ہو چکے یہ بورڈ مارکر اور دوسری تیسری چیزیں. وہ اب انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، پروجیکٹرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے. پڑھانے والوں کے مسائل کی آپ نے بات کی ہے، ان کے بھی ایسے ہی بہت سارے مسئلے ہیں. جب کوئی انسان ہماری جامعہ کشمیر کے اندر یا کوئی ٹیچرز آتا ہے تو وہ جب سٹارٹ پہ آتا ہے تو فرسٹ آف آل تو اس کو جو مطلب کہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ نیا نیا لگتا ہے. تو ہماری جامعہ وہ ماحول ہی نہیں دے پا رہی کسی نئے پرسن کو کہ وہ اس کو اڈاپٹ کرے. اس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہاں کا ماحول سمجھنے میں، یہاں کی جو روایات ہیں ان کو سمجھنے میں، اور یہاں پہ کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے اس چیز کو سمجھنے میں اس کو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد جا کے اس کو سمجھ آتی ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا اس یونیورسٹی اور اس ڈپارٹمنٹ کا کیا ماحول ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ جی ان مسائل کا حل کیا ہے. ان مسائل کا حال یہ ہے کہ جب سٹارٹ میں کوئی بھی نیو فیکلٹی کا ممبر جب سٹارٹ میں آئے یونیورسٹی میں یا کسی نیو ڈپارٹمنٹ میں تو سب سے پہلے اس کو آگاہی کی جائے کہ جی یہ والے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی طرف آپ نے غور رکھنا ہے. اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ نے کس طرح کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اور اس کو ایک وے آف میتھڈ بتا دیں کہ کس طرح اس کو انہوں نے لیکچر کو ڈلیور کرنا ہے اور کس طرح اسٹوڈنٹ کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھ کے
ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس سے دوستانہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں کہ دونوں جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں ایک تو ان کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ ان کو دونوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ ٹیچر ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ہے، ان کی جو مطلب کہ ایک فرق ہوتا ہے وہ بھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے طلبہ تنظیمات کے رہنما، جن سے ہم نے جامعہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مسائل کے بارے میں گفتگو کی۔ اپنے میزبان سید راب حیدر گردیزی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔